सीरीज रेजोनेंस सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो एक होगा आपका इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। और पहले मैंने बताया आपको कि अगर रेजोनेंस है, कहीं पे भी अगर रेजोनेंस लिखा है, इसका मतलब कि XC शुड बी इज इक्वल टू XL। ऐसा क्यों बोल रहे हैं रेजोनेंस? अब इस बात को हम लोग को समझना है कि सर एक रेजोनेंस पे XC इक्वल टू XL क्या, इसका मतलब क्या है। तो पहले देखो आप, ये सर्किट है आपका सीरीज में, इंडक्टर है, कैपेसिटर है एंड रेजिस्टेंस है। अगर इसका इंपीडेंस कैलकुलेट करें हम लोग, तो इंपीडेंस हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, इंपीडेंस इज इक्वल टू रूट R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, XL माइनस XC स्क्वायर। अब सुनना बेटा, अगर मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए, E इज इक्वल टू I इंटू जेड, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई जेड, एंड मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए मुझे? करंट मैक्सिमम। अगर करंट मैक्सिमम चाहिए तो ये इंपीडेंस का जो वैल्यू है वो मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंपीडेंस का वैल्यू मिनिमम। अगर Z का वैल्यू मिनिमम हुआ तो करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरा करंट तो सर्किट में चेंज हो रहा है, मेरे घर में जो करंट आ रहा होगा वो चेंज हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो मैक्सिमम करंट कितना आ रहा है वो मुझे देखना है अगर LCR सर्किट में, तो उसके लिए Z का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। अगर Z का वैल्यू मिनिमम हुआ तो I का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो Z का वैल्यू मिनिमम तब होगा, Z शुड बी मिनिमम, Z का वैल्यू है R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। और Z जब मिनिमम कब होगा? जब XL इक्वल टू XC हो जाएगा। ये पूरा टर्म अगर जीरो हो गया तो Z का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। तो Z मिनिमम होगा इफ Z मिनिमम इफ XL माइनस XC शुड बी इक्वल टू 0 और XL इज इक्वल टू XC। तो इस अगर XL इक्वल टू XC हुआ तो Z मिनिमम हो जाएगा, और Z मिनिमम हो जाएगा तो I मैक्सिमम हो जाएगा। और यहां पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा उस फ्रीक्वेंसी का हम लोग नाम देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे उसको? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जहां पे करेंट मैक्सिमम मिल रहा है LCR सीरीज में, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे मैक्सिमम करंट दिख रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम मिल रहा है। तो करंट मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब कि Z का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, और Z का वैल्यू मिनिमम होगा जब XL इक्वल टू XC हो जाएगा। तो XL इक्वल टू XC किया, इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम मिलेगा, और इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस पे फ्रीक्वेंसी अगर देखें हम लोग, तो XL इज इक्वल टू XC, XL इज L ओमेगा, XC इज 1 बाई ओमेगा C, ओमेगा आया इधर, L आया इधर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओमेगा आ गया इधर, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू L इधर आया तो 1 बाई LC। ओके, एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई F स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC, एंड स्क्वायर को अगर इधर लाए तो ये रूट हो जाएगा, तो 2 पाई F इज इक्वल टू 1 बाय रूट LC। और F 2 पाई को इधर लाया तो F इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट LC। ये मिल गया फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मींस LCR सीरीज में एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जहां पे करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो ये सब वही डेरिवेशन यहां से यहां तक दिया है वही। अब यहां पे ग्राफ दिया है करंट का और फ्रीक्वेंसी का। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जहां पे करंट मैक्सिमम मिलेगा उसको हम लोग नाम देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहां पे करंट, ये ग्राफ जा रहा है ऐसे करंट का, और फिर ग्राफ ऐसे। मींस एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होगा जहां पे करंट मैक्सिमम मिलेगा, उसका हम लोग नाम देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहां पे ग्राफ दिया है।
अब यहाँ पे ये पॉइंट कुछ दिया है, उसको हम लोग रीड कर लेते हैं. रेजोनेंस occurs when XL is equal to XC. रेजोनेंस पे XL इक्वल टू XC. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 अंडर रूट LC. ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल गया. इंपीडेंस इज मिनिमम एंड सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव. यहां पे जो अगर बात करें इस सर्किट में तो इंपीडेंस मिनिमम होगा जब XL इक्वल टू XC, मतलब ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होना मतलब Z का वैल्यू R हो गया, प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करने लगा. Z का वैल्यू R हुआ, इसलिए यहां पे बोल रहे हैं इंपीडेंस इज अ मिनिमम, that is Z equal to R, and the circuit is purely resistive. Current has a maximum value. ये यहाँ पे पॉइंट दिया है, इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. एक जगह पे फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा. तो ये हो गया आपका LCR सीरीज में रेजोनेंस सीरीज का. अब हम लोग देखते हैं पैरेलल का, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं पैरेलल में. एक यहाँ पे इंडक्टर, एक यहाँ पे कैपेसिटर, और ये दोनों पैरेलल में है. अब हम लोग को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखना है. यहाँ से सोर्स लगा होगा, एनर्जी सोर्स. यहाँ से करंट जा रहा होगा, इसका नाम दे देते हैं IL, क्योंकि ये इंडक्टर है. इधर से करंट जा रहा होगा, इसका नाम दे देते हैं IC, ये कैपेसिटर है. अगर टोटल करंट की बात करें यहाँ से I, ये करंट होगा I इज इक्वल टू IL प्लस IC. IL is equal to E divided by EMF divided by XL. होता है ना, V is equal to IR, I is equal to V by R. अब R की जगह पे तो इंडक्टर है तो उसको XL लिखना पड़ेगा. तो यहां का जो करंट हम लोगों ने लिखा IL is equal to E by XL. ओके. अभी यहां पे देखना, सपोज यहां से जो सोर्स है वो EMF दे रहा है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ऐसा दे रहा है. अगर यहां पे EMF है E0 साइन ओमेगा टी, तो अगर इंडक्टर पे बात करें तो इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है. यहां पे इंडक्टर है और कैपेसिटर है. इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, तो करंट का जो इक्वेशन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होना चाहिए. अगर इस यहां पे अगर करंट को हम देखें तो करंट तो लैग करता है ईएमएफ से, तो अगर ईएमएफ साइन ओमेगा टी है तो यहां पे जो करंट होगा ओमेगा टी माइनस π/2 होना चाहिए. यस और नो? तो अगर यहां पे हम लोग करंट का इक्वेशन लिखे तो ये लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस π/2. यस और नो? फिर से एक बार मैं समझाता हूं ये बात को. देखो, अगर ईएमएफ यहां पे E0 साइन ओमेगा टी और इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, मतलब ओमेगा टी ये है तो π/2 से लैग करेगा, तो करंट का जो इक्वेशन होगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होना चाहिए. वही जब कैपेसिटर में अगर हम लोग आएंगे, करंट का इक्वेशन लिखेंगे IC इज इक्वल टू E बाई XC साइन अगर कैपेसिटर के केस में लिखेंगे तो ओमेगा टी प्लस π/2 लिखेंगे. कि कैपेसिटर के केस में लीड करता है करंट. ये बात को ध्यान में रखना है. पहले भी हम लोग देखा था कि इंडक्टर में करंट लैग करेगा इसलिए माइनस π/2 लिखा, और कैपेसिटर में लीड करेगा करंट इसलिए प्लस π/2 लिखा. अब ये दोनों का वैल्यू यहां पे और यहां पे हम लोग पुट करते हैं. I इज इक्वल टू IL का वैल्यू यहां से पुट किया तो E बाई XL साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस IC का वैल्यू E बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2. अब यहां पे जो कॉमन है, यहां पे E कॉमन दिख रहा है,
ई कॉमन, एक्चुअली ई नॉट लिखो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि पीक वैल्यू है ये, ई नॉट ही लिखो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ई नॉट को कॉमन ले लिए, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू is minus cos omega t divided by xc. Omega t minus pi by 2 is minus cos omega t plus sin omega t plus pi by 2 is cos omega t, cos omega t divided by ये है xl और ये है xc. अब हम लोग cos ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, I इज इक्वल टू ई कॉस ओमेगा टी, अगर यहां से कॉमन ले ले, कॉस ओमेगा टी अगर कॉमन ले तो यहां पे कुछ ऐसा आ रहा है, 1/xc को पहले लिख लेते हैं, 1/xc माइनस 1/xl। थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे, I इज इक्वल टू ई नॉट cos omega t 1 divided by xc can be written as 1 by omega c minus xl can be written as omega l. I is equal to E naught into cos omega t into omega c, ऊपर गया omega c minus 1 by omega l. अब यहां पे देखते हैं करेंट मिनिमम होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे करेंट मिनिमम होगा 0, अप्रॉक्स 0, और ये 0 होगा जब ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 होगा तो करंट 0 होगा ना। अगर करंट का वैल्यू मिनिमम वैल्यू अगर 0 है तो ये वाला वैल्यू 0 होना चाहिए, ओमेगा सी माइनस 1 बाई ओमेगा एल, मतलब ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा एल होना चाहिए। तो इफ करंट इज मिनिमम, इफ आई मिनिमम, फॉर आई मिनिमम लिखना चाहिए, फॉर आई मिनिमम, फॉर आई मिनिमम ओमेगा सी minus 1 by omega L should be equal to 0. Omega C is equal to 1 by omega L, omega इधर गया तो omega square is equal to 1 by LC and omega is equal to 1 by root LC. Omega can be written as 2 pi f. 2 pi f is equal to 1 by root LC and 2 pi को इधर ले आया तो f is equal to 1 by 2 pi रूट LC, ये आया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो पैरेलल के केस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम होगा। यहाँ पे देखो ग्राफ दे रहा है, ग्राफ ऐसे आ रहा है, ग्राफ ये करंट डिक्रीज होता 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 मिनिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे फिर इंक्रीज हो रहा है। तो पैरेलल, अगर कैपेसिटर इंडक्टर पैरेलल लगा है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम होगा और सीरीज में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा। ये वाला जो पैरेलल वाला, फिर से एक बार ये समझाता हूं आपको, देखो बेटा कैसे किया। ये पैरेलल का केस है, कैपेसिटर इंडक्टर दोनों पैरेलल में लगे हैं। यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, इधर करंट IL, इधर करंट IC, तो I इज इक्वल टू IL प्लस IC। अब IL का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। अंजलि पूछ रही है सर लीड एंड लैग एक बार बताओ ना। हाँ बता बेटा, यहाँ पे IL हो गया, IC हो गया, I इज इक्वल टू IL प्लस IC। अब IL का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग को करंट पता है, I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू IR होता है ऐसा, तो I इज इक्वल टू E बाई आर होगा, तो वही E बाई XL लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है। अब इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो EMF का अगर इक्वेशन आप लिख रहे हो, EMF E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये EMF हो गया। और इंडक्टर के केस में
करंट लीड करता है, इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, सॉरी करंट लैग करता है, इंडक्टर के केस में करंट लैग करेगा, लैग करेगा मतलब पीछे चलेगा। तो अगर यहां पे करंट का इक्वेशन अगर मुझे लिखना रहा तो I इज इक्वल टू आई नॉट, यहां पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी, प्लस लिखेंगे या माइनस, लैग करना है, लैग करना है, करंट लैग करना है, तो ओमेगा टी माइनस, क्योंकि पीछे चलना चाहिए इससे, यहां पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी से पीछे, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ये लैग किया। अगर कैपेसिटर का अगर इक्वेशन मुझे लिखना है, कैपेसिटर के केस में लिखना है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, उसमें लीड कर रहा है तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे, कैपेसिटर के केस में पाई बाई 2 से लीड करेगा करंट। तो वही यहां पे लिखा आई एल इज इक्वल टू ई बाई एक्सएल, ये लिखा हम लोगों ने इंडक्टर के लिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, एंड कैपेसिटर के लिखा ई नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अंजलि ये समझ में आएगा तो टाइप यस। यही पूछ रहे थे ना लीड एंड लैग का। अनब पूछ रहा है सर सीरीज और पैरेलल दोनों में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एक में करंट मैक्सिमम और एक में मिनिमम। अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, सर्किट की वजह से है ना। अब देखो इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगा है, सीरीज में लगा है, और इंडक्टर एंड कैपेसिटर पैरेलल में लगा है, तो दोनों सिचुएशन अलग अलग है, दोनों को सेम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि सीरीज में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 50 आ रहा होगा और पैरेलल में भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 50 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों अलग केसेस है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? सीरीज जो पड़ा है वो अलग केस है कि सीरीज, अगर मान लो कि सीरीज में आपने कनेक्ट किया है और सीरीज में रेजोनेंस 50 मिल रहा है, कोई इंडक्टर एंड कैपेसिटर जिसको सीरीज में लगाया है और वहां पे 50 उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिला, जहां पे करंट मैक्सिमम मिल रहा है। अच्छा, अब उसी इंडक्टर एंड कैपेसिटर को आप पैरेलल में आपने लगा दिया, उसी और उसको पैरेलल में लगा दिया, तो पैरेलल का सिचुएशन अलग हो गया, पैरेलल का सिचुएशन अलग हो गया। अब वहां पे जो करंट है वो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का सर्किट अलग अलग है ना, ये एक में सीरीज में कनेक्टेड है, एक में पैरेलल में कनेक्टेड है इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एक में मैक्स, सीरीज वाले में मैक्सिमम मिल रहा है तो उसी को लगाओगे आप पैरेलल में तो मिनिमम मिलने लगेंगे। ठीक है, तो हमने कहां पे बता रहा था, ये बता रहा। अब दोनों को ऐड कर दिया, यहां पे पुट कर लिया आई एल प्लस आई सी, तो आई इज इक्वल टू आई एल की जगह पे मैंने पुट किया ई बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस ई बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब दोनों में ई नोट कॉमन है, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज कॉस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू ई नॉट, कॉस एंड कॉस दोनों में कॉस है तो कॉस कॉमन ले लिया, इसको पहले लिख लिया 1 बाई एक्सी माइनस 1 बाई एक्सएल। अब यहाँ पे ई नॉट कॉस ओमेगा टी 1 बाई एक्सी कैन बी रिटन 1 बाई ओमेगा सी माइनस 1 बाई ओमेगा एल, ओमेगा सी ऊपर चला गया, ई नॉट कॉस ओमेगा टी ओमेगा सी माइनस 1 बाई ओमेगा एल। अब यहां पे बात करें, अगर करंट मिनिमम देखेंगे, करंट मिनिमम कब मिलेगा, तो करंट मिनिमम मिलेगा जब ये वाला वैल्यू मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा, 0 होगा, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इक्वल टू 0, तो ओमेगा सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा एल, तो ओमेगा इधर चला गया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, एफ इज इक्वल टू 2 पाई इधर आ गया तो 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अगर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल में लगा तो करंट मिनिमम मिलेगा, अगर इसको आपने सीरीज में लगाया है इंडक्टर को तो वो मैक्सिमम करंट वहां पे देगा। तो ये था आपका सीरीज एंड पैरेलल। If the effective current in 50 cycle AC circuit is 5 ampere, करंट दिया है 5 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई नोट का वैल्यू पूछा है, ये आई आर एम एस दिया होगा ना। एक चीज मैं यहां पे आपको बता दूं कि अगर आपको करंट दे दिया
और बताया नहीं है कि पीक है या आरएमएस है, तो समझ लेना वो आरएमएस है। सपोज ऐसा बोला कि अगर घर में करंट आ रहा है 5 एम्पियर, तो घर में कौन सा करंट आएगा, आरएमएस से आएगा या आई मैक्सिमम आएगा, आरएमएस आएगा। मेंशन अगर नहीं किया तो ऐसा समझना वो आरएमएस दिया है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इफ द इफेक्टिव करंट ऑफ द 50 साइकिल सर्किट इज 5 एम्पियर, अब यहाँ पे बोला नहीं आई आरएमएस आई मैक्स, तो आपको कंसीडर करना है आई आरएमएस। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट पूछा है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, आई नॉट आई आरएमएस, आई आरएमएस is equal to I naught by root 2. I naught is a peak current, ये कैलकुलेट करना है। I naught is equal to I RMS into root 2. I naught is equal to I RMS का वैल्यू दिया 5 into root 2 का वैल्यू 1.414, ये जो आएगा वो आंसर होगा एम्पियर में। द आरएमएस करंट, फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर, ओके ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं बेटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ पे, ये कैलकुलेट करके क्या कितना आएगा, 7.07 ना एम्पियर, ये आएगा आई नॉट का वैल्यू। तो साइन ओमेगा और टाइम का वैल्यू यहाँ पे दिया है, टाइम का वैल्यू 1/600, t is given as 1/600 सेकेंड। वैल्यू पुट करते हैं, i इज इक्वल टू आई नोट का वैल्यू 7.07 साइन ओमेगा इज 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा उसको, एंड टू टी फ्रीक्वेंसी। इफ द इफेक्टिव करंट इज 50 साइकिल, हाँ ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल मतलब 50 हर्ट्ज, वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अब वैल्यू तो पुट कर लेना है, सिंपल आंसर आ जाएगा 7.07 साइन 2 इंटू पाई 3.14 इंटू पाई इज 50, इसको पाई ही रहने तो ज़्यादा अच्छा है, पाई से आ जाएगा, पाई इंटू 50, टाइम का वैल्यू 1/600, ये कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना आ रहा है, ये कैंसिल भी होगा, इजीली आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 7.07 साइन, ये 2 और 50 100, ये कैंसिल हो गया, तो यह जगह पाई/6, आई 7.07 साइन पाई/6, साइन पाई/6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो ये डिवाइड करने पे 3.5 अप्रोक्स वैल्यू, 7.07 divided by 2 is 3.535, 3.535 एम्पियर, ये आया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई आर एम एस दिया था आई नोट, तो ये फॉर्मूला तो याद ही रखना, ये बहुत आई इंपॉर्टेंट है, आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट बाई रूट टू, यहाँ से आई नोट मिल गया, रूट टू को इधर ले गए, आई आर एम एस इंटू रूट 5, आई आर एम एस 5 दिया था, रूट टू का वैल्यू पुट कर लिया। अब बोला कि 1/600 सेकेंड पे बता दो, पूरा इक्वेशन लिखना हुआ, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, टी का वैल्यू दिया 1/600, ओमेगा को लिखा 2 पाई एफ, एंड एफ का वैल्यू 50, कैलकुलेट कर लिया यहाँ से आई का वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट 13, थर्टीन।
चलो यही लास्ट क्वेश्चन करते हैं 13, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करें। 13, अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वॉट, पावर दिया है 100 वॉट फॉर 220 वोल्ट, भी दिया है 220 वोल्ट, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फर्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, सिंपल, V square by R is power, R is equal to power divided by V square, R is equal to power is 100 divided by V square, V square is, उल्टा हो गया क्या, पावर नीचे आना चाहिए, उल्टा लिख दिया, R is equal to V square by power, R is equal to V is 220 into 220 divided by power is 100, ये कैंसिल हो गया, जो भी है R इज इक्वल टू 22 इंटू 22 484 ना, 22 इंटू 484, 484, R इज इक्वल टू 484 ओम। अब सेकंड बोल रहे द आरएमएस करेंट थ्रू द बल्ब, आरएमएस करेंट, तो पहले तो हम लोग को वोल्टेज मिला है, आरएमएस करंट चाहिए ना, आई, रेजिस्टेंस मिल गया हम लोग को, रेजिस्टेंस मिल गया, वोल्टेज दिया है, पहले हम लोग इसको करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, I is equal to V is given as 220 divided by R is 484, तो 220 divided by 484, 0.0454, राइट। अच्छा हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे कंफ्यूजन की, सर आपको कैसे पता चल गया सर कि आप यहाँ तो आरएमएस बोला था और आपने √2 ये सब तो कुछ नहीं किया, देखिए देखो बेटा ध्यान से सुनना, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, ये पूछा है ना, तो सर आपने यहाँ पे √2 ऐसा कुछ लिया नहीं, क्योंकि देखो क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वॉट फॉर 220 वोल्ट, ये कौन सा वोल्टेज दिया, आरएमएस दिया है या पिक दिया है, आरएमएस, क्योंकि ये बोला नहीं है, बोला नहीं है तो आरएमएस कंसीडर करते हैं, तो ये जो वैल्यू दिया है वोल्टेज का वो आरएमएस वैल्यू दिया है, तो ये जो V है वो V आरएमएस है, यस और नो। तो जब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं I इक्वल टू V बाई आर, तो I आरएमएस, तो यहाँ पे भी V आरएमएस लिखेंगे, V आरएमएस, तो V आरएमएस कितना दिया है 220, इसीलिए 220 पुट कर लिया और डिवाइडेड बाय R कैलकुलेट किया था 484, तो अगर बोला नहीं है इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा है, ये बात आपको याद रखना है। दिया गया 0 पॉइंट, बाकी क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लेना, फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मंडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।